नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पहिल्या विभागामध्ये आपण सारांश लेखन करत असताना नियमांचा अभ्यास करून सारांश लेखन कशा पद्धतीने करायचं याचा आपण अभ्यास केला होता। मग हे नियम कोणते होते, कशा पद्धतीने होते, पुन्हा एकदा आपण धावता आढावा घेऊया। यामध्ये वाक्यप्रचार, म्हणी आणि दिलेले जे उदाहरणे आहेत त्यांना आपल्याला काढून टाकायचं आहे आणि जो आपल्याला उतारा दिलेला असतो तो एकदम शांत मनाने वाचन करायचा आणि आपण त्याला समजून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर त्याच उतार्याचं आपण आपल्या भाषेमध्ये आपण ते लिहायचं असतं, त्यालाच आपण काय म्हणतो, सारांश लेखन। तर प्यारे बच्चों में ध्यान रखना है, जो हमें पैराग्राफ दिया गया होता है उस पैराग्राफ में वाक्य प्रचार जो है, मुहावरे है और जो कोई उदाहरण दिए गए होते उसको निकाल देना होता है। और उसके बाद हमें जो है उतारा पढ़ते हैं, यानी पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उस पैराग्राफ में कौन सी महत्वपूर्ण बातें दी गई है उसे समझ के लेनी है और उसी बातों को हमें अपने शब्दों में वहाँ पैराग्राफ में लिखना होता है। मित्रांनो, सारांश लेखन करत असताना आपल्याला परीक्षेमध्ये कशा पद्धतीने विचारलं जातं पहा। पुढील उतार्याचा 1/3 इतका सारांश तुमच्या शब्दात लिहा, मतलब तुम्हारे शब्दों में लिखो। क्या करना है हमें, जो हमें पैराग्राफ दिया गया है उसका 1/3 जो है हमें अपने शब्दों में लिखना है। अभी यहाँ पर जो है हमें क्या दिया गया है, एक पैराग्राफ दिया गया है, इसे हमें पढ़ना है। इसमें अगर उदाहरण दिए हैं, वाक्य प्रचार है, मुहावरे है, इसे निकाल देना है और उसे समझकर हमें अपने शब्दों में लिखना है। चला तर विद्यार्थ्यांनो पाहूया आपण कशा पद्धतीने आपल्याला पैराग्राफ दिले गेला आहे। विचाराने एखादी गोष्ट समजावून दिली की ती माणसाला पटते। देखो, अगर हम कोई भी बातें हैं जो हम विचार करते हैं, सोचते हैं और उसे क्या करते हैं, समझाकर इंसान को बताते हैं तो इंसान के भी समझ में आती है। समजावून देण्याऐवजी, समजाने के बजाय भय दाखवून, मार देण्याची भीती दाखवून पटवण्याचा प्रयत्न केला। अगर हम उसे समझाने के बजाय क्या करते हैं, भय यानी डर दिखाकर और कहते हैं तुझे मार दिया जाएगा, ऐसा हम डर दिखाते हैं, ऐसा उसे बताने की हम प्रयत्न यानी कोशिश करते हैं तो क्या होता है, तर भीति निर्माण होते, तो मनुष्य के अंदर जो है डर पैदा होता है। भीति न दाखवावी यानी हम उसे डर न दिखाए तो क्या होता है, तर माणूस स्वच्छंदी बनतो, तो जो मनुष्य जो है आजाद हो जाता है, मनमाना करने लगता है। इसीलिए यहाँ उदाहरण दिए हैं, देखो, सिंहाचे बळ त्याच्या दातात आहे, मतलब सिंह यानी शेर, बळ यानी ताकत, तो शेर की ताकत कहाँ है, उसके दातात यानी दांत में है। हत्तीचे सामर्थ्य सोंडेत आहे, जो हाथी होता है उसकी जो ताकत होती है वो कहाँ होती है, उसके सूंड में होती है। गाई बैलांची त्याच्या शिंगात आहे, जो गाय और बैल है उसकी ताकत जो है उसके सींग में है। तसेच उसी तरह से मानवाचे सर्वस्व कोणते, मनुष्य का जो है सर्वस्व यानी सब कुछ क्या होता है, तर माणसाची शक्ति, तो वो है मनुष्य की शक्ति। ती त्याच्या बुद्धीत आहे, तो मनुष्य की शक्ति कहाँ पर है, तो उसके बुद्धि में है। शारीरिक शक्तीला मर्यादा असते, जो शरीर की शक्ति होती है उसे मर्यादा होती है। अब बुढ़ापा आ जाए तो शक्ति निकल जा सकती है, कुछ समय तक शक्ति रहती है, पण बुद्धीला मर्यादा नसते, लेकिन बुद्धि को कोई मर्यादा नहीं है, वो दिन ब दिन हमारे बुद्धि का विकास होते रहता है। म्हणून माणूस प्राण्यांचा राजा बनला, इसीलिए मनुष्य जो है पूरे जगत में जो क्या बन गया है, राजा बन गया है। या पृथ्वीवर मतलब इस पृथ्वी पर राज्य करू लागला, और इस पृथ्वी पर वो क्या कर रहा है, पूरा जो है शासन कर रहा है। पण याच बुद्धीमुळे, लेकिन इसी बुद्धि की वजह से माणूस अहंकारी बनला, उसमें अहंकार आया कि मैं क्या कर सकता हूँ, जो चाहे वो कर सकता हूँ। बुद्धीचा वाईट उपयोग करू लागला और वो बुद्धि का गलत इस्तेमाल करने लग गया। निर्बुद्धपणाने वागून तो आपले सामर्थ्य न ओळखील तर आपली शक्ति तो गमावून बसेल। अगर वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेगा और तो क्या होगा, वो अपनी जो शक्ति है वो गवा सकता है। माणसाच्या बुद्धि सामर्थ्याला, मतलब मनुष्य के जो बुद्धि सामर्थ्य है, नीट मार्गावर ठेवण्यासाठी, मतलब हमेशा उसको सही रास्ते पर रखने के लिए जो प्रयत्न केला जातो, मतलब जो कोशिश की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सत्याग्रह किंवा सत्य दर्शन। तो इस तरह से हमें ये पैराग्राफ दिया गया है। अब हमें पैराग्राफ को देखने पर हमें पता चलता है इसमें कुछ हमें जो है उदाहरण दिए गए हैं।
और इस उदाहरण को देखोगे तो हमें पता चलेगा कि कौन कौन से इसमें उदाहरण है। तो देखो आपके सामने जो पैराग्राफ दिया है उसमें सिंहाचे बळ, यहाँ देखो, मतलब सिंहाचे बळ कुठे आहे? दातात, उसके दांत में है ना। हत्तीचे सामर्थ्य सोंडेत आहे आणि गाई बैलांची, गाय और बैल जो है उनकी ताकत जो है उसके सींग में है। इस तरह से यहाँ पर हमें उदाहरण दिए गए हैं और बाकी जो चीजें हैं हमें बताई गई है। तो हमें इस पैराग्राफ से ये समझ में आ रहा है कि मनुष्य जो है बुद्धिमान प्राणी है, तो उसे हम क्या करते हैं, उसको अगर सही रास्ते पर लाना है तो मार देने के बजाय, डर देने के बजाय उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्यों? क्योंकि वो बुद्धिमान है। तो हमें कोई भी बातें जो है उसे समझाकर बतानी है। और इसीलिए वो क्या करता है, अगर मनुष्य जो है बुद्धि का कभी कभी गलत इस्तेमाल करता है तो वो उसको वापस से सही रास्ते पर ला सकता है। और जो सही रास्ते पर लाता है उसे ही हम क्या करते हैं, सत्याग्रह किंवा सत्य दर्शन। तो हमारे ये जो पैराग्राफ में हमारी जो बातें समझ में आई, इसे हमें 1/3 कर अपने ही विचारों को अपने शब्दों में लिखना है। तो हम लोग चलते हैं और लिखते हैं, चलो सारांश लेखन। पहा मित्रांनो, या ठिकाणी आपण पाहिलं की जी आपल्याला सिंहाचे बळ, दातात, हत्तीचे सामर्थ्य, सोंडेत अशी जी उदाहरणं दिली होती, ती आपल्याला उदाहरण आता बघून टाकायचे आणि आपल्याला लिहिताना हा जो 1/3 पॅराग्राफ बघा कशा पद्धतीने लिहायचा आहे। या ठिकाणी पॅराग्राफ करायचा आहे, माणसाला वळण लावण्यासाठी मार देण्याची, भय दाखवण्याची गरज नसते। मतलब अगर इंसान को सही रास्ते पर लाना है तो उसे क्या करना है, मारना भी नहीं है, डराना भी नहीं है। कारण, इसका कारण क्या है, मानुष बुद्धिमान है, मनुष्य जो है बुद्धिमान है। मतलब मनुष्य को अगर सही रास्ते पर लाना है तो उसे ना डर दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही मारने की आवश्यकता है, क्योंकि वो बुद्धिमान है। त्याला एखादी गोष्ट, मतलब उसे कोई बात है पटवून दिली की समझते, उसको समझा दिया जाए तो उसके समझ में आता है। पण लेकिन क्या होता है, मानुस कधी कधी बुद्धीचा, लेकिन मनुष्य क्या होता है, कभी कभी अपने बुद्धि का जो है उपयोग चुकीच्या पद्धतीने करतो, गलत तरीके से करता है। ही चूक दुरुस्त करण्याचा, मतलब ये जो गलती है उसे सुधारने का ही जो रास्ता होता है उसे हम क्या कहते हैं, सत्याग्रह हा मार्ग आहे। मतलब अगर वो सत्याग्रह मार्ग से चलता है तो अपनी गलतियों को सुधार सकता है। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पर जो हमें पैराग्राफ दिया था, इसके हम लोग देखेंगे तो हमें पता चलता है कि हमने यहाँ जो सारांश लिखा है वो कम शब्दों में और अपने शब्दों में लिखा है। इसलिए यहाँ पर जो है हम अच्छी तरह से बता सकते हैं इसे कि कम शब्दों में जो पैराग्राफ दिया है उसमें क्या बातें दी गई है। तो हमने यहाँ से जो उदाहरण दिए थे उसको निकाल दिया है, पैराग्राफ को अपने विचारों से समझकर उसे यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है। तो आप अपने शब्दों में किसी भी तरह से इस पैराग्राफ को लिख सकते हैं। यहाँ हमें शब्दों को गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो है इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब दूसरा पैराग्राफ देखते हैं तो और भी आपके समझ में आएगा। विद्यार्थी मित्रांनो, पाहिलं उतारा लेखन करणं किती सोपं आहे। ज्याला आपण योग्य रीतीने त्याचं वाचन करतो, तो समजून घेतो, तर आपण छान पद्धतीने लिहू शकतो। म्हणजेच काय, तर आपण आपल्या बुद्धीचा वापर करायचा, तर आपल्याला काय होतं, उतारा हा आपण सारांश लेखन छान पद्धतीने करू शकतो। आता गेल्या वेळेला जो आपण उतारा पाहिला होता त्यामध्ये तुमच्या लक्षात आलं असेल, या ठिकाणी मनुष्याच्या बुद्धीबद्दल आपल्याला माहिती सांगितलेली की आपण जर एखाद्या व्यक्तीला भीती दाखवण्याचा किंवा मार देण्याचा प्रयत्न करू नये, कारण मनुष्य हा बुद्धिमान आहे, त्याला सर्व काही समजतं, म्हणून त्याला समजून सांगावं। आणि जर तो चुकीच्या मार्गावर जात असेल तर त्याला काय करायचं, आपण रस्ता दाखवायचाच, म्हणजेच त्याला काय म्हणतात, सत्याग्रह। हा जो मार्ग है त्या मार्गाने जाऊ शकतो। देखो बच्चों, यहाँ पर दिखा है कि मनुष्य जो है उसको सही रास्ते पर लाना है तो उसे ना मार दिखाने की आवश्यकता है, न डर दिखाने की, क्योंकि मनुष्य जो है बुद्धिमान है और वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए क्या करना चाहिए, उसे समझाना चाहिए कोई भी बातों को। इसीलिए बुद्धिचा कभी कभी क्या होता है, गलत इस्तेमाल इंसान करता है और उसे सही रास्ते पर लाना है तो एक रास्ता है, उसे कहते हैं सत्याग्रह अथवा सत्य के दर्शन। तो उससे वो मनुष्य सही रास्ते पर आ सकता है। तो ये पैराग्राफ देखने पर आपको पता चला होगा। तो इसी तरह से हम दूसरा पैराग्राफ देखेंगे तो और भी आपकी बातें जो है समझ में आएगी। या परीक्षा में भी इसी तरह से हमें दिया जाता है कि पुढील उतार्याचा 1/3 इतका सारांश तुमच्या शब्दात लिहा। 1/3 तुम्हारे शब्दों में लिखना है। तो सारांश लेखन में हमें पैराग्राफ दिया गया है, उसी पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं और उसे देखते हैं। देखो यहाँ पर दिया है, यंत्रामुळे
वस्तूचे रूपांतर होते। यंत्र यानी मशीन, मशीन से क्या होता है, जो वस्तू होती है उसका रूप बदल जाता है। कापडाच्या गिरणीत, मतलब कपड़े की जो मिल होती है, कापसाचे कापड़ बनते, जो कपास होता है उसका क्या बनता है, कपड़ा बनता है। कहाँ, मशीन के अंदर। कुंभार मातीला घटाचा आकार देतो। देखो यह कुम्हार जो होता है मट्टी से क्या बनाता है, घड़ा बनाता है, यानी मटका कोई भी वस्तु है उसको बनाता है, सिर्फ एक मट्टी से बनते हैं। तो उसी तरह से पिठाच्या गिरणीत, यानी जहाँ हम आटा पिसाते हैं वहां पर धान्याचे पिठात रूपांतर होते, जो अनाज होता है उसका क्या बनाते हैं, हम आटा बनाते हैं। परंतु मूळच्या वस्तूत वाढ करण्याचे काम कोणतेच यंत्र करू शकत नहीं। मतलब जो मूल वस्तु होती है, अब यहाँ पर मूल वस्तु कौन सी है, यहाँ कापूस है, यहाँ पर मट्टी है और यहाँ पर जो है अनाज है, तो इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, खाली उसका क्या बदल रहा है, रूप बदल रहा है। इसमें मशीन में ऐसे कोई भी बढ़ोतरी नहीं करती है, किस रूप बदलने का काम करता है। अब वही काम उन्होंने कहा, ते काम शेतकरी शेतीमधून करून दाखवतो। वही काम जो है किसान जो है उसके खेती में से कर कर दिखाता है। अब कैसे करता है देखो, तो एक दाना पेरतो, वो जो है मट्टी में क्या करता है, एक दाना बो देता है, त्यातून 100 दाने काढतो। अब एक दाना बोएगा तो उसमें से 100 दाने निकलते हैं, मतलब एक बोया हुआ दाना, उसमें से कितने दाने निकले हैं, 100 दाने निकले। येथे मूळच्या वस्तूत वाढ आहे, मतलब यहाँ पर एक वस्तु लगाई गई, मतलब मूल एक थी, उसके कितने बन गए हैं, 100 बन गए हैं। रूपांतर नहीं, उसका रूप नहीं बदला है, वैसे ही दाने ही आए हैं। कारण त्या गोष्टीचा संबंध निसर्गाशी आहे, क्योंकि इसका जो संबंध जो है पर्यावरण से आता है। शिवाय येथे धीराची गरज असते। अब यहाँ पर हमें क्या, धीर यानी सब्र की आवश्यकता है। अब तुरंत दाना बोओगे तो तुरंत आने वाला नहीं, उसे बहुत समय लगता है आने के लिए, इसलिए हमें सब्र की आवश्यकता है। मानवाची पहिली गरज भूख, मनुष्य की पहली आवश्यकता क्या है, भूख है। ती शेतीने भागते, वो जो है खेती से ही पूरी हो सकती है। सर्व उद्योग धंद्यांचा आधार म्हणजेच खेती, पूरे उद्योग धंदे उसका मूल आधार कौन है, तो खेती ही है। जमिनीशी असलेला माणसाचा संबंध संपला, जो जमीन से मनुष्य का संबंध है वो अगर खत्म हो जाता है कि जीवन विकृत बनते, तो जीवन जो है हमारा पूरा तरह से बिगड़ जाएगा। आजकल क्या हो रहा है, शहरीकरणामुळे माणसे शेतीपासून दूर जात आहेत, मतलब लोग शहर की ओर दौड़ रहे हैं और खेती से दिन ब दिन दूर होते जा रहे। शिवाय माणूस शिकला, और क्या हुआ, मनुष्य जो है पढ़ना लिखना शुरू हो गया कि तो जमिनीपासून दूर जातोस, तो वो क्या करता है, नौकरी धंधा करने के लिए वो क्या करता है, शहर की ओर आता है। शहरीकरणामुळे काय झालेलं आहे, सगळीकडे विकृती निर्माण झालेली दिसते। मतलब शहर की वजह से क्या हुआ, हर जगह जो है विकृति, मतलब पूरी तरह से रूप बदल गया है। लोग जो किसान यानी खेती करना नहीं चाह रहे, सबको लगता है कि मेरा व्यवसाय होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया गया है। देखो तो हमारे समझ में ही आता है कि यहाँ पर जो कामगार होते हैं वो काम करते हैं, तो किस तरह से काम करते हैं, और जो खेती में किसान काम करता है तो उसमें क्या फर्क है। दोनों भी काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कामगार काम कर रहे हैं, कुम्हार है, बाद में जो है जो आटा पिसाने वाला है, इनके कामों में देखोगे तो इसमें मूल जो है उसमें बदलाव नहीं आता है। लेकिन किसान जब काम करता है तो उसके काम में हमें बदलाव यानी फर्क दिखाई देता है। तो यहाँ वस्तु का जो रूपांतर नहीं होता है, तो वस्तु जो है बढ़ती है। इसीलिए हम किसान को जो क्या कहते हैं, जो है वो पूरी तरह से उसे राजा कहा गया है। वो एक दाने का 100 दाना बनाता है, और जो ये रूपांतर नहीं करता है तो उससे बढ़ोतरी करता है। इसीलिए हमें ध्यान देना चाहिए। और जो है आगे हम देखते हैं सारांश लेखन इसका किस तरह से लिखना है। तो देखो यहाँ सारांश लेखन लिखना है, इससे पहले हम फिर से एक बार पैराग्राफ देखते हैं, तो उसमें हमें पता चलेगा कि यह दिया है, उदाहरण दिए की कापडाच्या गिरणीत काय बनते, कापसाचे कापड बनते। कुंभार काय करतो, मातीला घटाचा आकार देतो। पिठाच्या गिरणीमध्ये धान्याचे पिठात रूपांतर होते। इस तरह से क्या होता है, मूल वस्तु जो है उसमें जो है क्या होता है, वाढ करण्याचे काम यानी बढ़ाने का काम कोई नहीं कर रहा है।
तो ऐसे ये यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, हम लोगों ने इस उदाहरण को निकाल दिया है। और जब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अलग अलग कारागिर है, सब कारागिर है, कुम्हार भी कारागिर है, किसान भी कारागिर है, ऐसे सब जगह अलग अलग कारागिर है, सब काम करते हैं। लेकिन एक ऐसा कारागिर है जो शेतकरी, वो क्या करता है, उसको अलग चीज यानी उस रूपांतर ना कर कर वस्तु में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की प्रयास करता है। इसीलिए हम लोग इस पैराग्राफ को देखेंगे तो हमें पता चलेगा। देखो यहाँ लिखते हैं हम लोग, वेगवेगळे सारांश दिलाय पहा, वेगवेगळे कारागीर कामगार वेगवेगळी कामे करतात, मतलब अलग अलग कारागीर है, अलग अलग काम करते हैं। त्यातील शेतकरी, उसमें से किसान व इतर कारागीर कामगार यांच्यात फरक आहे। इन दोनों में भी क्या है, किसान में और उनमें फरक है। इतर कारागीर मतलब जो दूसरे कारागीर है वस्तूचे रूपांतर करतात, वो क्या करते हैं, वस्तू का रूपांतर करते हैं। ते वस्तूची वाढ करत नाहीत, वो वस्तू को बढ़ाने का काम नहीं करते हैं। शेतकरी, लेकिन किसान क्या करता है, शेतकरी मात्र वस्तूची वाढ करतो, वो क्या करता है, वस्तू को बढ़ाने का काम करता है। वो किस तरह से, तो एक दाण्याचे 100 दाणे करतो, वो एक दाने का 100 दाना बनाता है। हे रूपांतर नव्हे, ये रूपांतर यानी इसमें बदलाव नहीं करता है, असे शेतकरी करू शकतो। इसके लिए उसे बताया कि सब्र की आवश्यकता है, कारण त्याचा निसर्गाशी संबंध असतो, वो क्योंकि उसे वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो एक दाने से 100 दाने बना सकता है। यहाँ पर दिया है कि 2 कारागिर है, दोनों कारागिरा में किस तरह से फर्क दिया गया है। और इस फर्क को देखोगे तो उन्होंने कहा है कि किसान जो है वो रूपांतर नहीं करता, तो वस्तू को बढ़ाने का काम करता है। म्हणजे की शेतकरी जो है वस्तूमध्ये वाढ करतो आणि जो दुसरा इतर कारागीर आहे तो रूपांतर करतो। मग अशा पद्धतीने मित्रांनो तुम्ही हा पॅराग्राफ जो आहे त्याचं वाचन केलं तर तुमच्या लक्षात येईल की तुम्ही सुद्धा अशा छान पद्धतीने जो आहे सारांश लेखन पूर्ण करू शकता। आणि तुम्हाला हाच सारांश लेखन जे आहे तुमच्या वहीमध्ये तुम्हाला लिहायचं आहे आणि समजून घ्यायचं आहे। पुन्हा पुन्हा वाचन करा, मग तुमच्या लक्षात येईल की कशा पद्धतीने सारांश लेखन करायचं आहे। पुन्हा भेटूया, नमस्कार।